जय भारतम जय संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं पूर्ण रूप से तैयारी को संपन्न कर रहे होंगे और अब तो बॉर्डर पर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। इट मीन्स आप सेंटर पर जाने की भी तैयारी कर रहे होंगे। आज से चंद दिन बचे हुए हैं जब आप जाइएगा और अपने एग्जाम को दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा आप लोगों के प्रति कितना स्नेह है, प्रेम है। और वैसे आप जैसे स्टूडेंट्स हो तो प्रेम बन जाना ये तो स्वाभाविक है। आप तो हमारे घर के इस यूट्यूब चैनल के सदस्य बन चुके हो। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग चर्चा करेंगे स्वर संधि की। किसकी? स्वर संधि की। देख रहे होंगे आप लोग, लेकिन ध्यान है स्टूडेंट्स, स्वर संधि की चर्चा कर रहे हैं लोग। यदि आप डायरेक्ट इस टॉपिक को देखने आए हो तो मैं बता दूं कि यह टॉपिक आपके लिए फायदेमंद नहीं है। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले एक संधि का टॉपिक पड़ा हुआ है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो उसके बिना यह टॉपिक अधूरा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप उस संधि के टॉपिक को देख करके आए ताकि आप पूर्ण रूप से इस टॉपिक को समझ पाएं। और मैं बता रहा हूं, ये गारंटी दे रहा हूं आपको, यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया तो यदि आप 10वीं का एग्जाम देने जा रहे हो तो निश्चिंत रहना, 12वीं में भी हिंदी सब्जेक्ट में अलग से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरी गारंटी है। इतना भरोसा है मुझे अपने आप पर। और जिस दिन इतना भरोसा आपको अपने आप पर आ गया स्टूडेंट्स, उस दिन मार्क्स लाने से आपको भला कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक सकता। ये मुझे पूरा भरोसा है। ध्यान है स्टूडेंट्स, टॉपिक की चर्चा करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से चर्चा करेंगे। और आज ऐसा जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ऐसे शब्द आएंगे तो आंख बंद करके आप टिक आउट करोगे और वो बिल्कुल सही होगा। बातें आ रही समझ में? लेकिन हाँ, आपको ध्यान देना पड़ेगा और अपने मन को एकाग्रचित करके इस टॉपिक को सुनना होगा। आइए देखते हैं। दिया गया स्टूडेंट्स स्वर संधि। ध्यान है, इसी को अच्छ संधि के नाम से भी जाना जाता है। किस संधि के नाम से? अच्छ संधि। अब पूछ दे आपसे कि अच्छ संधि को ही कहते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। क्या बताओगे? अरे भाई ये स्वर संधि में आता है। किस में आता है? स्वर संधि में। ध्यान है, संस्कृत पढ़े हम लोग तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको अलग से जानना होगा, अन्यथा यह हिंदी में भी काम करेगा और संस्कृत में भी काम करेगा। अच्छ संधि जैसे मैंने कहा ना, तो यह हिंदी में कम ही पूछा जाता है, लेकिन संस्कृत में बहुत जबरदस्त पूछा जाता है। और ध्यान है स्टूडेंट्स, हम लोग समयाभाव के कारण माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़े हैं। माहेश्वर सूत्र जब पढ़ते हैं हम लोग तो 14 प्रकार की ध्वनियां निकली हुई है माहेश्वर सूत्र से, और उससे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, और तो वही प्रत्याहार बन करके अच्छ बना हुआ है। तो हम लोग स्वर संधि को अच्छ के नाम से भी जानते हैं। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? उसमें 4 ध्वनियां ऐसी हैं जो स्वर वर्ण के लिए। किसके लिए? स्वर वर्ण के लिए। अ ई उड़, री री क, ए ओ अंग, ऐ औ छ। तो ऐ औ छ का अंतिम छ और अ ई उड़ से शुरू हो रहे तो अ और छ मिलकर के अच्छ प्रत्याहार बना। इसी को हम लोग अच्छ संधि के नाम से जानते हैं, जो कि स्वर संधि को ही अच्छ के नाम से भी जाना जाता है। इतना क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। दिया गया स्वर संधि। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। इसके पहले हमने तो चर्चा कर ली है पिछले वीडियो में कि स्वर संधि किसे कहते हैं, इसलिए उस पर अब हम नहीं जाएंगे, तो आप उस वीडियो में देखिएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट्स? 5। कितने? 5। ध्यान दें स्टूडेंट्स, कोई पूछे कौन कौन, ये आपके एग्जाम में पूछ दे तो ध्यान रहे वह कौन कौन सा होता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। यही स्वर संधि के 5 मुख्य भेद हैं। आप लोग कह रहे हो कि पूर्व रूप संधि, पर घबराए नहीं, इसी के पार्ट में वह आ जाएगा, ठीक है? या उस पर हम लोग एक और वीडियो देख लेंगे, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि उसके मुख्यतः 5 ही भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि और अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं। चर्चा करेंगे हम लोग दीर्घ संधि के ऊपर। दिया गया दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, ठीक ना? चर्चा करेंगे दीर्घ संधि की। तो दिया गया अकह सवर्णे दीर्घ। क्या दिया गया? अकह सवर्णे दीर्घ, ठीक है? अब देखिएगा यहां पर जरा, जो मैं सूत्र बता रहा था, जो 14 ध्वनियों की बात मैं कर रहा था, तो ध्यान रखिएगा। अ ई उड़, पहली ध्वनि निकली स्टूडेंट्स अ ई उड़, फिर आया री री क, री री क। और मैंने बताया कि पहले वर्ण को ले लेते हैं और अंतिम को ले लेते हैं तो अ और क मिल करके यहां पर देख रहे होंगे अकह बना है। अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, यानी अकह सवर्णे दीर्घ में स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से वर्ण आए। कोई पूछे आपसे तो अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, री और ली आएगा। अब आप करो अड़ भी लिखा हुआ है ना, अंतिम वर्ण को नहीं लिया जाता। अंतिम वर्ण का मतलब है अड़ नहीं लिया जाएगा। और भले प्रत्याहार बनाने के लिए इस क का प्रयोग हो गया, अक हो गया है अक, लेकिन क को भी हम वर्ण में काउंट नहीं करेंगे। वैसे स्वर कहाँ है जी? स्वर नहीं है, ना तो अड़ स्वर है ना ही क स्वर है, ठीक है? इसी को मिलाकर के अकह बना ना। तो अकह सवर्णे दीर्घ में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आपको बताना होगा। अ आता है, ई आता है, उ, री और ली आता है। इतना तक क्लियर हुआ? अब देखेंगे हम लोग परिभाषा को। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपसे पूछ दे कि अकह सवर्णे दीर्घ यह सूत्र किस संधि का सूत्र है, तो आपको बताना होगा कि यह दीर्घ संधि का सूत्र है। किसका है? दीर्घ संधि का है।
अकह सवर्णे दीर्घ किस संधि का सूत्र है? तो वह दीर्घ संधि का सूत्र है। आरी बात सुनिए, अब करें कि अकह सवर्णे दीर्घ, अकह आप लोग वहां से समझ गए होंगे, हालांकि विस्तृत चर्चा में नहीं करूंगा क्योंकि आपको प्रत्याहार या फिर माहेश्वर सूत्र के बारे में नहीं बताया, इसलिए आप बढ़िया से नहीं समझ पाओगे। अभी बस इतना ध्यान दीजिएगा कि अकह सवर्णे दीर्घा है तो वह दीर्घ संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अब बात करेंगे हम लोग सवर्णे की। सवर्णे का मतलब वर्ण तो आप सभी समझते हो, स का अर्थ समान, यानी समान वर्ण होंगे। क्या होंगे? समान वर्ण। अब वही क्या है? तो दीर्घ संधि है। ठीक है, अब कैसे? तो देखिएगा, दिया गया परिभाषा में दो समान स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दो समान वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? स्वर संधि कहेंगे। लेकिन समान होंगे कहां पर? तो देखिएगा, इतना में ही आपको खोजना है, यानी अ है तो अ के जैसा आ होता है, यानी अ और आ के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह दीर्घ स्वर संधि है। ह्रस्व ई, तो ह्रस्व ई के जैसा कौन है? तो दीर्घ ई है। तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल होगा, चाहे कोई भी आगे रहे कोई भी पीछे रहे, तो वह क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। ह्रस्व उ आया हुआ है तो ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, उसके साथ जो मेल होगा उससे जो विकृति उत्पन्न होगी वह दीर्घ स्वर संधि होगी। री की चर्चा करेंगे तो हिंदी में यही थोड़ा सा अंतर होता है कि हिंदी में एक ही री हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में स्टूडेंट्स दो री की चर्चा हम लोग करते हैं, ह्रस्व री और दीर्घ री। तो यदि ह्रस्व री के साथ दीर्घ री आए या ह्रस्व री के साथ ह्रस्व री आए, यानी दो री आपस में मिल रहे हों, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वह भी दीर्घ संधि में ही आएगा। एक और शब्द है री। री भी हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि स्वर में आता है और संस्कृत भाषा में आता है, लेकिन री के साथ क्या समस्या है कि री के साथ उसका समान, यानी उस वर्ण के समान कोई अन्य वर्ण है ही नहीं, इसलिए दीर्घ संधि में री की आवश्यकता पड़ती नहीं है। और और क के बारे में मैंने बताया कि ये दोनों केवल और केवल प्रत्याहार बनाने के लिए हैं। इसका मतलब है कि अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री से संबंधित दो दो वर्ण आते हैं और उन्हीं दोनों वर्णों के मेल से जो विकृति उत्पन्न होगी उसे दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। बातें आ रही समझ में? अर्थात कहने का यह भाव है कि अ हो गया, ह्रस्व ई हो गया, ह्रस्व उ हो गया और री हो गया, इन चारों में से कोई भी आगे आए कोई भी पीछे आए वह अपना दीर्घ रूप हो जाता है, वह अपना बड़ा रूप हो जाता है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ए के जैसा तो अ भी है और ओ के जैसा ओ दिख जाता है, तो वह क्या समान स्वर में नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा जो सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ कहता है और अकह में यही सभी वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री और री। इसमें कहीं ए और ओ दिख रहा है क्या? और जब नहीं दिख रहा तो उसके समान स्वर वर्णों को हमें खोजना नहीं है। इतना तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। आते हैं उदाहरण पर। उदाहरण कर रहे हैं जैसे हिम धन आलय, तो बराबर क्या बना? हिमालय। हिम धन आलय की चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, तो हिम में से अ निकला, बचा क्या? तो हिम हलंत युक्त हो गया और आलय का आ हमने निकाला, बचा लयह, लयह को हमने लिख दिया। और पिछले दिन की तरह स्टूडेंट्स में बताना चाहूंगा कि इसमें से अ, इसमें से आ, जब दोनों वर्णों को निकाला तो देखोगे एक छोटा वाला अ दिख रहा है, दूसरा बड़ा वाला आ दिख रहा है और यही तो इसका समान स्वर है, इसके जैसा स्वर है। तो अ के साथ आ जोड़ेंगे तो वह आ हो गया। क्या हो गया? आ हो गया। और इस आ को कहां लगाना है? तो यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो तुरंत आप बता रहे होंगे सर जी जहां से निकाले हैं वहीं पर उसको लगा दीजिए। देखते हैं कहां से हमने निकाला है। तो या तो ल के पहले से हमने निकाला है और नहीं तो म में से निकाला है। मां चूंकि व्यंजन है और यहां पर हलंत युक्त है, इस आ को इसी में जोड़ेंगे। जैसे ही हमने आ की मात्रा लगाई यहां पर, वैसे ही यह हलंत हट जाएगा और शब्द बन जाएगा हिमालय, जो यहां पर दिख रहा है। हमें लग रहा है यह आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यह आपको समझाना नहीं है। जो मेन है उसको समझिएगा स्टूडेंट्स। जो मेन है यदि आप उसको समझ लेते हैं तो ऐसा कोई भी शब्द आएगा, क्या हिमालय ही आएगा क्या वहां पे? ना, कोई शब्द आ सकता है, ऐसा कोई भी शब्द आ सकता है। तो फिर क्या करिएगा? हिमालय, कोई जरूरी नहीं कि यही शब्द आए। आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, अ के साथ आ आया तो ये आ बना। तो यह अ और आ का बस मेल मत जानिए, अब अ और आ को कहीं भी रख दीजिए। अब देखिएगा कैसे, अ में आ जोड़िए या आ में अ जोड़िए, आ में आ जोड़िए या अ में अ जोड़िए, चार परिस्थितियां होंगी और उन चारों में उन दोनों वर्णों का मेल आ ही होगा। क्या होगा? आ ही होगा और तब जाकर के स्टूडेंट्स वह दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। कोई दिक्कत? दूसरे ऑप्शन को देखिए और समझ में आएगा। जैसे विद्या धन आलय देख रहे हैं हम लोग, विद्या में से हमने आ निकाला और आलय में से आ निकाला, आ में आ जोड़ा हमने तो वह आ ही बना। यही तो मैं समझा रहा था कि अ में आ जुटा तो वह आ हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही आ बनेगा, नहीं, आ में आ जुटा तब भी वह आ ही बना, आ में अ रहता तब भी वह आ ही बनता और अ में अ जुड़ता तब भी वह आ ही बनता।
लेकिन समस्या क्या है, इतना समझ में आया ना? समस्या क्या है? कोई पूछ देता है स्टूडेंट्स की पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। अब आप सोच रहे हो सर हिमालय पढ़ाए थे, विद्यालय पढ़ाए थे, पुस्तकालय तो पढ़ाए नहीं थे, वरना इहो हमारा नंबरवा आ जाता। अरे इसलिए तो मैं बता रहा हूं, ध्यान रहे स्टूडेंट्स, बीच में जहां से आपको अलग करना है, अलग आपको द्या के पास से करना है, अलग आपको कहां से करना है, तो मां के पास से करना है, इसको आपको पहचानना है। यदि बीच वाले वर्ण में जो शब्द दिया गया है उसके बीच वाले वर्ण में जहां से अलग अलग करना है, यदि वहां पर आ रहा हो, दीर्घ ई की मात्रा आ रही हो, दीर्घ उ की मात्रा आ रही हो, या फिर दीर्घ री की मात्रा आ रही हो, आंख बंद करो, दीर्घ संधि पर टिक आउट कर दो। अब इससे भी सस्ता कुछ चाहिए, एक नंबर आपका एकदम रखा हुआ है। क्या मैंने बताया कि उस शब्द को देखिए जिसमें संधि पूछा गया है कि कौन सी संधि है, उसमें यदि बीच में जहां से आपको अलग अलग करना है शब्दों को, यदि वहां पर आ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा, दीर्घ री की मात्रा, हिंदी होगा तो दीर्घ री हटा दीजिएगा, हिंदी में दीर्घ री नहीं आएगा, ये श्योर हूं। लेकिन बीच में यदि संस्कृत है और आ दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा या दीर्घ री की मात्रा आ रही है, तो स्टूडेंट्स वो 100% है कि दीर्घ संधि होगा। एक दो और उदाहरण देखिएगा, ई वाला, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, हरस्वी धन हरस्वी बराबर दीर्घी। देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर हरस्वी जुटा, यहाँ पर भी हरस्वी जुटा, दोनों मिलकर के क्या हुआ रविंद्र। आपको कहां देखना है, यहां पर देखना है, दीर्घी दिखाना मतलब दीर्घ संधि, और यही तो अलग करना है आपको। संधि विच्छेद कहेगा तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, लेकिन डायरेक्ट कोई शब्द देकर के कह दे कि इस शब्द में बताएं कि कौन सी संधि है, आंख बंद करिए, मैं एकदम स्पष्ट बोला हुआ हूं, बस बीच वाले भाग को देखना है। यदि उसमें आ दीर्घ ई दीर्घ उ दीर्घ री की मात्रा आ रही है, बस दीर्घ संधि। यहां पर भी देखिए नदी धनुषा, दीर्घी में दीर्घी जुटा, दीर्घी हो गया। यहां पर हरस्वी में दीर्घी जुटा था, मतलब हरस्वी में हरस्वी जुटा था, मतलब क्या है कि हरस्वी में हरस्वी जुड़े, दीर्घी में दीर्घी जुड़े, हरस्वी में दीर्घी जुड़े, या फिर दीर्घ ई में हरस्वी जुड़े। यह चार परिस्थितियां इसमें भी है कि वह प्रत्येक परिस्थितियों में दीर्घ ई ही होगा, और ऐसा ही आपको दीर्घ उ में भी रखना है, और ऐसी ही परिस्थिति आपको दीर्घ री में भी रखना है, और यही है स्टूडेंट्स दीर्घ स्वर संधि। कोई दिक्कत? देखेंगे हम, दीर्घी धन दीर्घी बराबर क्या हुआ, दीर्घी। यहां पर हमको दीर्घ ई मिला, नदीश है, नदीश मतलब यह दीर्घ संधि है। आगे देखते हैं, सुधन उक्ति है, हरसु धन हरसु बराबर क्या हुआ, दीर्घु। शोधन उक्ति बराबर सुक्ति है, और हरसु में हरसु जुटा तो क्या हो गया, दीर्घु। यहाँ पर दीर्घु देख रहे होंगे आप लोग, दीर्घु दिख रहा होगा आपको, यहां से अलग करना है ना जी, और यहां पर आपको दीर्घ उ दिख गया, मतलब यह दीर्घ संधि है। वैसे ही यहां पर भी दीर्घ उ यहां पर है, यहां पर तो हरसु ही है, तो यही तो मैंने बताया था कि हरस्व के साथ दीर्घ जुड़े, दीर्घ उ के साथ हरस्व जुड़े, दीर्घ के साथ दीर्घ जुड़े, या हरस उ के साथ हरस्व जुड़े, वह प्रत्येक परिस्थिति में दीर्घ उ ही होगा। वधु धन उपकार बराबर वधु उपकार होगा, ठीक है। और ये देखिएगा पितृधन ऋणम, री है यहां पर, री है यहां पर, री में री जुड़ा, यह दीर्घ री, ये री मत समझिएगा, दीर्घ री। देखिएगा एक और दो, दो आया है ना, मतलब दीर्घ री है। और वही पितृडम, ये यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, पितृधन ऋणम बराबर पितृडम। हालांकि ध्यान रखिएगा, री वाले शब्द बहुत गिने चुने आएंगे, यदि आ गया तो वह आपको एक नंबर दे के ही जाएगा। गिने चुने में या तो मातृडम आ जाता है या फिर पितृडम आता है, इसके बहुत ज्यादा शब्द देखने को नहीं मिलते हैं, तो इन दो शब्दों को याद करके जाइएगा। वैसे ध्यान रखिएगा कि यदि बीच वाले शब्द में दीर्घ री की मात्रा यहां पर दिख जाए, दीर्घ री की मात्रा मतलब वह दीर्घ संधि है। अब इससे भी कोई सरल भाषा में समझा सकता है क्या? मुझे तो उम्मीद नहीं है, आपको उम्मीद हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ध्यान है, एक बार और जाते जाते, जिस शब्द में संधि विच्छेद पूछा गया है उसके बीच वाले भाग को आप जरूर देखें, और यदि बीच वाले भाग में आ दीर्घ ई दीर्घ ओ दीर्घ री इन चारों में से कुछ भी आ रहा है, मतलब आपको दीर्घ संधि बताना है। आपसे कोई पूछे कि अकह सवर्णे दीर्घ किस संधि का सूत्र है, तो आप बताएंगे कि दीर्घ संधि का सूत्र है। आपसे कोई पूछे कि अच किस संधि को कहा जाता है, आपका जवाब होना चाहिए कि स्वर संधि को ही अच के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? घबराए नहीं, अभी हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि की चर्चा करेंगे। गुण संधि जैसे आप देख रहे होंगे, गुण स्वर संधि यानी स्वर संधि का एक भेद है जिसे हम गुण संधि के नाम से जानते हैं। और जैसे मैंने बताया अकह सवर्णे दीर्घ, यह सूत्र दीर्घ संधि के लिए है, ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आद गुण पूछ दे आपसे कि आद गुण किस संधि का सूत्र है, तो आपको स्टूडेंट्स गुण संधि बताना होगा। हालांकि ये सभी प्रश्न बहुत आसान है, जैसे अकह सवर्णे दीर्घ में दीर्घ दिख रहा है, दीर्घ आप बता दोगे, आद गुण में गुण दिख रहा है, आप गुण संधि बता दोगे। तो हमें लग रहा है कि इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे।
दिया गया है स्टूडेंट्स अ या आ के साथ, ध्यान रहे यदि कोई ऑब्लिक दिया हुआ है ना, इसको हम हिंदी भाषा में या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? या। अ या आ के साथ ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री अथवा री के संयोग से उत्पन्न विकार को गूढ़ स्वर संधि कहते हैं। मतलब कुछ आ समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं हूं तब तक कोई चिंता नहीं। कारण कि अ या आ के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा होगा कि संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ण के साथ अंतिम पद के प्रथम वर्ण को जुड़ा जाता है। मतलब क्या है? प्रथम पद के अंत में चाहे अ आए या आए, दोनों में से कुछ ना कुछ आना चाहिए। चाहे अ आए या आ आए, या दिया गया है, मतलब दोनों में से कुछ भी आ सकता है। के साथ ह्रस्व या दीर्घ। अब देखिए क्या कह रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ ई आए, यानी दूसरे पद के प्रथम वर्ण के रूप में, यानी अंतिम पद के प्रथम वर्ण के रूप में चाहे ह्रस्व ई आए या फिर इसी के समान दीर्घ ई आए, ह्रस्व उ आए या फिर उसी के समान दीर्घ उ आए, ह्रस्व री आए या इसी के समान दीर्घ री आए, जो अभी हम लोग दीर्घ संधि में पढ़े हुए हैं ना, अथवा री आए। री तो हम लोग जानते हैं संस्कृत भाषा में री एक ही होता है, इसलिए हम लोग इसमें ह्रस्व या दीर्घ की चर्चा नहीं करेंगे, और इसलिए अथवा में इस बेचारे को अकेले रखा गया है री के। तो देखिए अ या आ के साथ यदि ह्रस्व या दीर्घ ई मिले तो वह ए होता है। अ या आ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ मिले तो स्टूडेंट्स वह ओ हो जाता है। और अ या आ के साथ ह्रस्व री या दीर्घ री मिल जाए तो वह स्टूडेंट्स और हो जाता है। एक परिस्थिति और है कि अ या आ के साथ यदि री मिल जा रहा है ना तो वह अल हो जाता है। कुछ ऊपर ऊपर जा रहा है ना, घबराए नहीं, एग्जाम्पल देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा। दिया गया है स्टूडेंट्स सूरधन इंद्र, सूरधन इंद्र, और यहां पर देखेंगे तो दीन धन ईश। यहां पर देखेंगे ह्रस्व ई आया है और यहां पर देख रहे होंगे दीर्घ ई आया है, लेकिन ये भी देखिएगा कि क्या यहां पर परिवर्तन हुआ है, क्या यहां पर परिवर्तन हुआ है? नहीं, दोनों जगह सेम है। दोनों जगह क्या आया? ए आया, ए आया, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग हैं। सूरधन इंद्र, इसमें से अ निकला है, इसमें से ह्रस्व निकला है, और इसमें से अ निकला है, इसमें से दीर्घ निकला है। कहने का भाव क्या है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में यहां पर या यहां पर अ हो या अ के स्थान पर आ हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूं। और जो दूसरे पद का पहला वर्ण है, यानी अंतिम पद का पहला वर्ण, वहां पर चाहे ह्रस्व ई आए या फिर दीर्घ ई आए, दोनों ही परिस्थितियों में वह ए ही बनता है। देख रहे हैं? अब समझ में आ रहा है क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। यह क्या है? गूढ़ संधि है। बातें आ रही समझ? आगे देखिएगा। अब ह्रस्व ई वाला काम खत्म, अब आते हैं ऊपर। तो कह रहा है पर धन उपकार बराबर परोपकार। अ इसमें से निकला, इसमें से ह्रस्व निकला। यहां पर देखिएगा, अब अ के जगह पर अ था ना, अ के जगह पर मैंने बदल दिया, आ लिया है। अ के जगह पर अब मैंने आ लिया है और ह्रस्व के जगह पर दीर्घ लिया है, लेकिन जो उसका फल मिलेगा ना, जो उसका रिजल्ट मिलेगा वह बिल्कुल सेम होगा, वह तो वही आएगा। यानी अ के साथ ह्रस्व उ मिले तो भी ओ, और आ के साथ दीर्घ उ मिले तो भी ओ, यानी अ या आ के साथ ह्रस्व ई मिले या दीर्घ ई मिले ए होता है। पहले वाली लाइन में हम लोगों ने देखा, दूसरी वाली लाइन में हम लोगों ने देखा कि अ या आ के साथ चाहे ह्रस्व उ मिले चाहे दीर्घ उ मिले वह ओ हो जाता है। यही तो है गूढ़ संधि। आगे देखिएगा, फिर कह रहे हैं महाधन ऋषि बराबर महर्षि। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, यहां से आ निकला, इसमें से री निकला, आ और री मिलके और हो जाता है। क्या होता है? और। ये थोड़ा सा कठिन है और इसको मैं तोड़ बताना चाहूंगा। उसी तरह राज में से अ निकला, ऋषि में से री निकला, अ में जब री जुड़ा तो अर हो गया, अ में री जुड़ा तो अर हो गया, आ में री जुड़ा तो भी अर हुआ। ये हम लोग देख रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है? आ के साथ री तो और कैसे? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। महाधन ऋषि को लेते हैं, महा में से आ निकल गया तो मह बचा, हलंत युक्त बचा। क्यों? क्योंकि हमने आ को निकाल लिया है। ऋषि में से री निकल गया, क्या बचा? अभी बता रहे होंगे कि सी बचा सर। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो यहां पर स्टूडेंट से सी बचा। अब भी हमको जो शब्द मिला है महर्षि ही शब्द मिला है। क्या मिला है? महर्षि। लेकिन मैंने कहा है कि जो वर्ण निकले हुए हैं उन दोनों में क्या विकृति उत्पन्न हो रही है, और इस विकृति वाले वर्ण को वहां पर जोड़ना है जहां से आपने निकाला है। तो देखिए, तो आ और री के मिलने से मैंने कहा है और निकला तो अर को जोड़ना है, लेकिन कहां पर? जहां से हमने निकाला है। निकाला कहां से? या तो सी के पहले से और नहीं तो ह में से। ह में हम अ को जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वर है और यहाँ पर व्यंजन हलंत युक्त है, यानी हम यहाँ से केवल हलंत हटाएंगे और आ करके जुड़ गया। अ जैसे ही जुड़ेगा हलंत हट जाएगा। और ऋषि में
से जब री निकला है तो ये अर हुआ है, अ तो हमने यूज कर लिया, र बचा है ना, लेकिन र में हलंत है। जब र हलंत को जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो महर्षि रेफ के रूप में चला जाएगा और यहाँ पर वह र आकर के बैठ जाएगा। लेकिन ध्यान नहीं, इसको रेफ कहते हैं और रेफ स्टूडेंट्स हलंत युक्त होता है, यानी आधा ही होता है, और तब शब्द क्या बना, महर्षि। हमें उम्मीद है कि इस शब्द को आप समझ पाए होंगे। वैसे स्टूडेंट्स इसमें से अ निकला, इसमें से री निकला, बना अर, और राजर्षि शब्द बन गया। अ धन री बराबर अर या आ धन री बराबर अर, यानी अ के साथ री जोड़ो या आ के साथ री जोड़ो वह अर होता है। और अंतिम एक मैंने बताया था कि आ के साथ री जुड़े तो वह अल होता है। तव धन रिकार, तव धन रिकार, अ में जैसे ही री को जोड़ा हमने वह स्टूडेंट्स अल हो जाता है। कैसे देखेंगे, तव, तव दिया गया है, तव हलंत युक्त हो जाएगा। क्यों हलंत, क्योंकि अ निकल गया, रिकारह में से री निकल गया, कारह बचा, तव कारह हो गया जी। क्या बना, तव कारह। लेकिन अल है ना, अल को जोड़ना है, कहां जोड़ना है, कारह से पहले जोड़ना है या व में। अ जोड़ देंगे व में, क्यों, क्योंकि यहां पर तो हलंत दिख रहा है, अ हम जोड़ेंगे यह हलंत बेचारा हट जाएगा, और ल हलंत जो है उस ल हलंत को यहां पर आधा ल के रूप में प्रतिष्ठित कर देंगे, और वहीं तो शब्द यहां पर दिख रहा है, यानी तवलकारह। भारी हो गया, भारी हो गया, हल्का कर दें। चलिए ट्रिक वाले पे आते हैं। ट्रिक स्टूडेंट्स देखिएगा, गुण संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका यहां पर देखिए, मैंने लिखा है ए ओ अर अल, ए ओ अर अल, बस इतना याद कर लो, काम खत्म। ए ओ अर अल, इन चार को याद रखोगे, आपका एक नंबर कहीं नहीं जा रहा। यदि आपसे पूछ दे कि बताइए महर्षि में कौन सी संधि, महर्षि शब्द में कौन सी संधि बताएं, तुरंत देखिएगा आप उसको बोल के देखिए, महर्षि, महर्षि, अर आ रहा है, महर्षि अर आ रहा है, मतलब यह तो गुण संधि। मतलब क्या मैंने बताया कि जहां से हम वर्णों को अलग कर रहे हैं, शब्दों को अलग कर रहे हैं, वहां पर यदि ए आ रहा है, आ रहा है, अर आ रहा है, अल आ रहा है, उन सभी परिस्थितियों में वह तो गुण संधि ही होगा। तो जो जरूरी बातें आपसे पूछा जाए कि आद गुणः किस संधि का सूत्र है, बताना होगा आपको गुण संधि का सूत्र है। ए ओ अर या अल दिए गए शब्द के बीच में जहां से शब्दों को हमें अलग अलग करना है, यानी संधि विच्छेद करना है, दिख रहा है, तो आपको बताना है यह गुण संधि है। कौन कौन से शब्द, ए ओ अर और अल। इसके लिए आपको परिभाषा पर नहीं जाना होगा, परिभाषा आप याद करके भी गए हैं तो आपको परिभाषा देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपसे कोई पूछे सूर्योदय में कौन सी संधि, सूर्योदय, अरे वाह, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, अ में उ जुटा, ऊपर ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, मतलब कौन सी संधि, गुण संधि। ऐसे करके आप बनाओगे। कोई पूछ दे आपसे रमेशा, रमेशा में कौन सी संधि, रमेश, अरे वाह, रमा धनिश, बीच में ए आ रहा है, बीच में ए आ रहा है, मतलब गुण संधि, ए ओ अर अल, गुण संधि। आपसे पूछ रहे कि भगवान शंकर को महेश कहते हैं, महेशा शब्द में बताएं कौन सी संधि, ऊपर ए आ रहा है ना, बस आपको गुण संधि बता देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आज तो बस इन्हीं दो की चर्चा, और ध्यान रहे बहुत जल्द मैं अगला वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें स्वर संधि के अन्य तीनों भेद और उसकी परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। आप अपने दोस्तों का कल्याण करते जाएं, उन सबके पास इस वीडियो को भेजने का प्रयास करें, फॉरवर्ड करने का प्रयास करें। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दीजिए अनुमति। बाय स्टूडेंट्स।